हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज फॉर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट। अब देखिए गाइज, पिछले कुछ साइकिल्स में हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई जो न्यूमेरिकल और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, इनकी वेटेज लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड कि इस बार वाले एग्जामिनेशन में भी हम लोगों को न्यूमेरिकल और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे भी। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं रिगार्डिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहां से आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी गाइस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सिंगल आंसर मतलब सिंगल लाइनर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि जनरली हम लोगों को 0.5 मार्क्स के देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे दोज विल बी ऑफ 1 मार्क्स। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलते हैं, जबकि जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो मोस्टली हम लोगों को 2 मार्क्स के देखने के लिए मिलते हैं गाइज। इसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप लोगों को जो फॉर्मूलाज पता है उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा चाहे मैं सिंगल स्टेटमेंट सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड, देखिए इन चारों ये जो हमारे कंपोनेंट हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, इन चारों तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को लगभग मोर और लेस लगभग सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका वहां पे चेंज हो जा रहा है अभी। अब ये अगर मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को गाइज क्या करना है कि सबसे पहले जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पे जो आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप लोगों ने स्किम कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को अपने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, फिगर आउट करना है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू सॉल्व दीज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, अब हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हम लोगों को जो है वो अप्रोच करने हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना पहली केस स्टडी बेस्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी आप लोगों के सामने, मिसिज प्रिया शर्मा, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैज सेव्ड 15 lakh over the past 5 years in her savings and fixed deposit account with भारत लोक बैंक। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई भारत लोक बैंक है या कोई और बैंक है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ये पर्टिकुलर फैक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई करना है। ये 15 लाख रुपए उसने पिछले 5 साल में अपने सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो है वो सेव कर लिए हैं। ठीक है, नाउ शी प्लान टू क्विट हर जॉब एंड स्टार्ट अ बुटीक डिजिटल मार्केटिंग फर्म। शी अप्रोचेज हर बैंक फॉर अ 25 lakh business loan to cover the initial setup cost including office space and equipment। अब वो अपनी जॉब क्विट कर रही है और उसको जो है वो 25 लाख के बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है इनिशियल सेटअप कॉस्ट के लिए, इंक्लूडिंग ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट। अब जो बैंक है वो रिकॉग्नाइज करता है उसको कि भाई वो एक बैंक की एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसकी एक प्रीवियस गुड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, तो इसीलिए उसको जो है वो ऑफर कर दिया जाता है एक स्मॉल बिजनेस स्टार्टर लोन प्रोडक्ट। टेलर्ड लोन प्रोडक्ट है ये, मतलब उसकी नीड को देखते हुए यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक के द्वारा जो गाइड भी किया जा रहा है प्रिया शर्मा जी को रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट फॉर हर बिजनेस, और किस तरह से वो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकती है बैंक के फॉर हर सीमलेस ऑपरेशंस गाइस। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर केस स्टडी है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो एक बिजनेस लोन के लिए अप्रोच कर रही है। ठीक है, और बैंक ने उसके लिए एक टेलर्ड जो है वो बिजनेस लोन यहाँ पे जो डिजाइन कर दिया है। ठीक है, ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो फिगर्स हैं जो कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने रहते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है, मिसिज प्रियाज इनिशियल इंटरेक्शन विद द बैंक, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड द न्यू सर्विसेज शी इज अवेलिंग, दैट इज बिजनेस लोन और करंट अकाउंट, आर द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग या फिर corporate banking guys। so what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is retail banking। अब देखिए गाइज, रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो है वो मेजरली हम लोग जो रिटेल बैंकिंग है इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं इनको हम लोग जो 3 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा
अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भाई, ठीक है। तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं हमारे लोन्स, ठीक है। इसके अलावा रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। अब डिपॉजिट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, जिसके अंदर कासा हम लोग कंसीडर करते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम लोग जो है फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट को भी यहाँ पे जो है पार्ट मानते हैं लाइबिलिटीज का। अब वाई दीज आर लाइबिलिटीज, बिकॉज जब भी एक कस्टमर के द्वारा कासा अकाउंट्स या फिर एफडी आरडी ओपन अप की जाएगी तो बैंक के एंड से जो है वो एक अमाउंट का आउटफ्लो होता हुआ देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कस्टमर को इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होगी और बैंक के एंड से वो अमाउंट जो है आउटफ्लो होगा, बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बैंक एंड। तो इसलिए दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। और लोन की अगर हम लोग बात करें तो लोन जब भी प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, अब जब कस्टमर उस लोन को रीपे करेंगे तो बैंक को एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होगी, तो दिस इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट गाइस। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बिजनेस लोन और करंट अकाउंट है, ये हम लोगों को जो किसके क्लासिक एग्जांपल देखने के लिए मिल रहे हैं, सो रिटेल बैंकिंग के क्लासिक एग्जांपल्स हैं, कि मतलब रिटेल बैंकिंग के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं गाइस। अब अगर आप लोग ध्यान से इस पर्टिकुलर केस स्टडी को देखें गाइस, तो इस केस स्टडी में आपके जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया आइडेंटिफाई कैसे करना है आप लोगों को। एक तो उसको बिजनेस लोन चाहिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे बैंक के नाम से हम लोगों को कोई लेने देना नहीं है, मिस्टर मिसिज प्रिया की जगह यहाँ पे कोई और नाम भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोगों को ये पर्टिकुलर कि भाई वो बिजनेस लोन के लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे अच्छी है और उसके लिए एक टेलर्ड प्रोडक्ट जो है बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी है अभी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट question is the small business starter loan product with a defined upper limit and targeted at entrepreneurs like Priya best aligns with which general characteristic of retail banking. Your options are ticket size is small, involves para banking activities, large number of depositors, mainly focused on mortgages guys। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे characteristics of retail banking को लेकर के जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है भाई। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टिकट साइज इज स्मॉल। अब देखिए गाइज टिकट साइज का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो लोन का अमाउंट रहने वाला है, जो कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रिया को जो है वो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस स्टार्टर लोन प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, इसका जो अमाउंट रहने वाला है वो बहुत ही कम रहने वाला है, इसलिए बोला जा रहा है टिकट साइज इज स्मॉल गाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए केस स्टडी के अंदर यहाँ पे बोला भी गया है कि भाई 25 लाख रुपीस तक का सिर्फ बिजनेस लोन चाहिए, तो एक बैंक के भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा बिजनेस जो है वो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक के द्वारा, क्योंकि 25 लाख इज नॉट अ बिग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज गाइस, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टिकट साइज इज वेरी स्मॉल हेयर। इसके अलावा अगर मैं बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे बात करूँ तो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज भी हम लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, बट यहाँ पे जो अलाइन नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर केस स्टडी के थ्रू। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिनके थ्रू एक बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज बोल देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग, मतलब वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मास नंबर ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अभी। इसके अलावा मेनली फोकस्ड ऑन मॉर्टगेजेस, सो दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग, बिकॉज हाँ मॉर्टगेजेस के थ्रू भी यहाँ पे जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बट नॉट मेनली फोकस्ड ऑन द मॉर्टगेजेस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बट मैंने फिर भी आप लोगों को जो बाकी ऑप्शन है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज प्राइवेट बैंक हैज 3 डिस्टिंक्ट डिविजन्स, रिटेल बैंकिंग जिसके द्वारा सेविंग्स या फिर चेकिंग अकाउंट्स को जो है हैंडल किया जा रहा है, कॉर्पोरेट लैंडिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द बिजनेस लोन्स, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन जिसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट फॉर द हाई नेटवर्थ क्लाइंट गाइस। अब यहाँ पे ईच हैज इट्स ओन डेडिकेटेड टीम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बजट एलोकेटेड बाय द हेड ऑफिस, मतलब हर एक जो ये डिवीजन है इसके द्वारा अपनी, इसके पास एक अपनी डेडिकेटेड टीम है, ठीक है, इसके अपनी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, मतलब इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इट्स बजट एज वेल। हाउएवर ऑल द मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द फाइनल प्रॉफिट एलोकेशन आर कंट्रोल्ड बाय द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। नाउ बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पर्टिकुलर डिविजन्स गाइस, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर दे आर फुली इंडिपेंडेंट सब्सिडरीज बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रॉफिट ट्रैकिंग,
Option B is they are not strategic business units because they lack any form of autonomy. They are Option C is they are likely operating as a strategic business unit as they are semi-autonomous with independent financial tracking. Option D is they are merely departments as true strategic business units are only found in manufacturing firm, guys. So what should be the right answer here? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गाइज। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो बैंक है इट इज ऑपरेटिंग एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल का जो है वो फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डिवीजन हैं दीज आर बेसिकली द सेमी ऑटोनोमस डिवीजन। जैसे यहाँ पे रिटेल बैंकिंग डिवीजन है, इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस डिवीजन, मतलब इसके द्वारा जो है वो कुछ डिसीजन खुद लिए जाएंगे रिगार्डिंग इट्स प्रॉफिट लॉस बजट एलोकेशन। इस तरह का ये जो डिसीजन है ये इंडिविजुअल इस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के द्वारा जो इंडिपेंडेंटली लिया जाएगा, और फाइनेंशियल जो ट्रैक है उसको भी यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट डिवीजन, गाइज। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, इसके अलावा डिपार्टमेंटल अप्रोच, और हम ठीक है इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोगों को जो है फॉलो होती हुई देखने के लिए मिलती है। दीज आर पर्टिकुलर मॉडल्स, गाइस, बिजनेस बिजनेस यहाँ पे जो है वो मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। अब देखिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो अप्रोच है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस देखने के लिए मिलती हैं। देखिए रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं ना, अलग अलग तरह के कस्टमर्स को कैटर किया जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल के अंदर हम लोगों को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती हुई देखने के लिए मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस, गाइस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल है यहाँ पे हर एक जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है इट इज एक्टिंग एज अ सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन, गाइस, मतलब कुछ डिसीजन इनके द्वारा खुद लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बजट या फिर टीम के रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो खुद लेंगे, बट ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर जो फाइनल प्रॉफिट एलोकेशन है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन इनको बोला जा रहा है। अगर ऑटोनॉमस होते तो ये भी सारा कंट्रोल इन इंडिविजुअल डिवीजन के हाथ में ही होता भाई। तो दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल जो है वो फॉलो किया जा रहा है। डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या होती है? जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो किया जाता है बट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा जो है वो वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, गाइस। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो फाइनेंस फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा, इसी तरह से सेल्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेल्स वाला फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो दैट इज डिपार्टमेंटल अप्रोच। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? जहाँ पे हम लोग जो है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल और जो डिपार्टमेंटल अप्रोच है इनको इंटीग्रेट करके जो है वो अपनी पर्टिकुलर मॉडल्स को ऑपरेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि भाई जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनके द्वारा इस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो मैंने तीनों मॉडल्स यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए अलॉन्ग विद द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज अजिताव बैंक, अ पब्लिक सेक्टर बैंक, हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव। अब यहाँ पे देखिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। इसका नाम क्या है उससे आप लोगों को खास लेना देना नहीं होना चाहिए जब भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करते हैं। हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव टू compete with agile private banks. The goal is to move from its current siloed product oriented operations टू कस्टमर सेंट्रिक मॉडल। तो प्रोडक्ट सेंट्रिक मॉडल से कस्टमर सेंट्रिक मॉडल की तरफ ये पब्लिक सेक्टर बैंक मूव करना चाह रहा है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिंगल कस्टमर आईडी that will link all accounts and products, allowing for instant pre-approved offers and seamless experience across all the channels. So यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है इस बैंक के द्वारा कि भाई एक सिंगल कस्टमर आईडी क्रिएट करें जिसके थ्रू सारे अकाउंट्स और प्रोडक्ट्स को जो है लिंक कर दिया जाए सो दैट सीमलेस वे के अंदर उनको एक्सेस किया जा सकेगा। इस हाउएवर जो लेगेसी सिस्टम है इन इट्स लार्ज एग्रीकल्चरल लोन डिपार्टमेंट, इसके लोन डिपार्टमेंट में कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है टू इंटीग्रेट विद दिस न्यू सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। अब जो डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव है एट द अजिताव बैंक is essentially an attempt to transition its business process structure from a vertically organized model to horizontally organized model, a functionally based model to product based model, a horizontally organized model to vertically organized model, a product oriented model to predominantly horizontal model, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is a horizontally organized model to a vertically organized model, guys. अब देखिए यहाँ पे horizontally organized model और vertically organized model क्या होते हैं? horizontally organized model के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई अलग अलग डेटा सेट का यूज किया जाता है बाय वेरियस डिपार्टमेंट
टू डिजाइन वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइस, ठीक है। मतलब डेटा शेयरिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, जबकि जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है वहाँ पे हम लोगों को जो है एक कॉमन डेटाबेस का यूज होता है वो देखने के लिए मिलेगा बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। एक वो क्या करना चाह रहे हैं, एक सिंगल कस्टमर आईडी जो बनाना चाह रहे हैं जिसके थ्रू सारे अकाउंट और प्रोडक्ट को लिंक कर दिया जाएगा। मतलब एक कॉमन डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड न्यू सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का यूज करना चाह रहे हैं, मतलब वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की तरफ वो मूव करना चाह रहा है अभी बैंक, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज the marketing department of Apex Bank is designing two separate campaigns. Campaign A will be aired on general television channels and social media, highlighting easy home loans and saving account for the families. Campaign B will be featured in business newspapers and involve relationship manager personally meeting the finance head of the large companies to discuss प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे दो कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं एपेक्स बैंक के द्वारा। अब दीज टू कैंपेन्स ए एंड बी आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल डिफरेंस इन डैश बिटवीन द रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो किसके बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, रिस्क, अप्रोच, टिकट साइज या फिर बेस गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अप्रोच। अब देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग को डिफरेंशिएट करवाया गया है इस पर्टिकुलर अप्रोच के थ्रू। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर बैंक है यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पहले तो ये जब इसने रिटेल कस्टमर्स को टेकल करना है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरल टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और उसके थ्रू हाईलाइट किया जा रहा है होम लोन्स इजीली प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सेविंग अकाउंट दिए जा रहे हैं फैमिलीज़ को। तो इसके रिगार्डिंग एक कैंपेन रन की जा रही थी। जबकि कैंपेन बी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि भी जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो पर्सनली मिल रहे हैं विद द फाइनेंस हेड ऑफ द लार्ज कंपनीज टू डिस्कस द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो जब लार्ज कंपनीज को यहाँ पे जो है वो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए कैंपेन रन किया जा रहा है, मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट बैंकिंग गाइस। जबकि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो मास नंबर ऑफ कस्टमर्स, वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स को केटर करने का काम करते हैं। तो इसीलिए कैंपेन जो ए है वो हम लोगों को रिटेल बैंकिंग के बारे में बता रही है और कैंपेन बी बता रही है कॉर्पोरेट बैंकिंग के बारे में। डिफरेंस क्या है, दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग जो है वो फाइनेंस हेड्स को मिल रहे हैं लार्ज कंपनीज के, उनके साथ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जा रहा है जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं उनके द्वारा। जबकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैंपेन्स रन कर रहे हैं, क्योंकि वाइड नंबर ऑफ कस्टमर्स रिटेल बैंकिंग में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो अप्रोच यहाँ पे वेरी कर रही है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर। तो इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो है वो जो केस स्टडीज डिस्कस की, वहाँ पे आप लोगों को एक केस स्टडी के बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही केस स्टडी मेंशन थी, वहीं पे क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया था। तो इस तरह से भी हमारा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो फ्रेम किया जाता है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं उनको सभी को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेलर ऑटोमोबाइल्स हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 lakh. Its net profit margin is 15%. The company's operating profit was 6 lakh and its gross profit was 10 lakh rupees. अब what was the total amount of interest and taxes paid by the Stellar Automobiles? Your options are 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh या फिर 4 lakh गाइज। नाउ दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम गाइज। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया इंटरेस्ट और टैक्सेस कितने पे किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ पे आप लोगों को अगर फॉर्मूलाज पता है तो आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग हम लोगों को ये क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए नेट प्रॉफिट हम लोग जानते हैं, नेट प्रॉफिट क्या रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट और टैक्सेस हैं वो अमाउंट हम लोग जो है निकाल देते हैं। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दे रखा है गाइस, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम लोगों को यहाँ पे जो 6 लाख रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। इंटरेस्ट और टैक्सेस कितने पे किए जाएंगे यही आप लोगों से सिंपली पूछा गया है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जैसे ही आप लोग जो है वो वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे यू विल बी गेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो कि स्टेलर ऑटोमोबाइल्स के द्वारा पे किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो जब भी न्यूमेरिकल या फिर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो इन्फॉर्मेशन को स्किम करने की कोशिश करनी है और जो की वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर जो है वैल्यूज को पुट ऑन किया भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Prospera Bank reported a net income of 120 crore for the financial year. Its total asset at the beginning of the year were 4800 crore and the end of the year were 5200 crore. So what is return on asset for the Prospera Bank? Your options are 2%, 2.31%, 2.40% and 2.50% guys. So what should be the right answer here? अब यहाँ पे numerical based problem again आप लोगों के सामने है, return on asset के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 2.40%. अब अगेन यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है रिटर्न ऑन एसेट के लिए, तो रिटर्न ऑन एसेट हम लोग कैसे निकालते हैं अभी? रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बैंक एसेट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं. अब देखिए यहाँ पे एवरेज बैंक एसेट हम लोग कैसे निकालते हैं भी? नेट इनकम आप लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है. एवरेज बैंक एसेट कैसे निकल जाएंगे? जो कि बिगिनिंग के अंदर टोटल एसेट है प्लस जो एंड ऑफ द ईयर के अंदर हम लोगों को टोटल एसेट देखने के लिए मिल रहे हैं, दोनों को ऐड करके हम लोग जो 2 से डिवाइड कर लेंगे. जैसे यहाँ पे 4800 प्लस 5200 करोड़ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, तो एवरेज बैंक एसेट हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे भी. ठीक है, दिस विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5,000 हमारे पास जो एवरेज बैंक एसेट की वैल्यू निकल के आ गई. अब नेट इनकम हमारे पास 120 करोड़ है, इसको हम लोगों ने जो 5,000 करोड़ से डिवाइड करना है. सो सिंपली रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5,000. तो हमारे पास जो क्या निकल के आ जाएगा? रिटर्न ऑन एसेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी. तो इस तरह से आप लोगों ने जो इन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है गाइस. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवरेज बैंक लिमिटेड हैज return on asset of 1.2%. Its balance sheet shows the total asset of 50,000 crore and total equity capital of 4,000 crore. So what is the approximate return on the equity for leverage bank limited? Your options are 1.2%, 10.4%, 12.5% या फिर 15.0% guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 15% guys. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग जानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय द, हम लोगों को यहाँ पे लेवरेज रेशियो जो देखने के लिए मिलती है गाइस. ठीक है, और जो लेवरेज रेशियो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है दैट लेवरेज, यहाँ पे अब देखिए रिटर्न ऑन एसेट आप लोगों को दिया हुआ है 1.2%. ठीक है, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 100 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं? जो टोटल एसेट है उनको हम लोग टोटल इक्विटी कैपिटल से डिवाइड कर लेंगे. सो 50,000 डिवाइडेड बाय 4,000 हेयर. ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो यहाँ से आप लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी भी. सो इसीलिए आप लोगों ने ध्यान में रखना है जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो भी फॉर्मूलाज आप लोगों को जो है बाय हार्ट रिटेन होने चाहिए गाइस. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मिस्टर कपूर, जिनकी एज 50 ईयर्स है, हैज़ पेड ऑफ हिज होम लोन एंड हैज़ substantial investments. He is now focused on maximizing his wealth for a comfortable retirement and is interested in specialized senior citizen deposit scheme that offers a higher interest rate. Mr. Kapoor interest in retirement solution places him at which pinnacle level of Maslow's hierarchy? Your options are safety needs, love or belonging needs, esteem needs, self actualization needs. So यहाँ पे अगेन आप लोगों से जो एक केस स्टडी फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया गया है जहाँ पे मिस्टर कपूर के बारे में जो है बात की जा रही है अभी. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अब देखिए गाइस, मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी हम लोगों ने देखी हुई है जहाँ पे 5 लेवल ऑफ नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं अभी. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड गाइस. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई उसके पास उसने अपना होम लोन पे ऑफ कर लिया और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसके पास करने के लिए. ठीक है, तो अब वो फोकस कर रहा है कि भाई किस तरह से अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए सो दैट वो रिटायरमेंट के बाद जो एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो व्यतीत कर पाएगा इस. ठीक है, और वो इंटरेस्टेड है कि भाई स्पेशलाइज सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना है. तो अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जो 5 लेवल ऑफ नीड यहाँ पे बताई गई हैं मेस्टो के द्वारा, इन 5 लेवल ऑफ नीड को कैटर करने के लिए बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं गाइस. जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या है, विच आर द बेसिक लेवल ऑफ नीड. तो यहाँ पे जो कोर सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, या फिर जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऑफर किया जाता है, दैट
दीज आर दी प्रोडक्ट जो कि फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ नीड को कैटर करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अब ये जो रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक के द्वारा, मतलब सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम के थ्रू जो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड इन केस ऑफ मेस्लो हायरार्की नीड गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। ठीक है, सेफ्टी नीड को कैटर करने के लिए बैंक्स के द्वारा जो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। इसके द्वारा जो इसके अलावा जो हमारे लव और बिलोंगिंग नीड्स हैं, लव और बिलोंगिंग नीड्स को कैटर करने के लिए बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के जो लोन्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं गाइस। ठीक है, जैसे हमारे पर्सनल लोन हो गए, कार लोन हो गए, होम लोन हो गए, इस तरह के लोन्स ऑफर किए जाते हैं। एस्टीम नीड्स को कैटर करने के लिए बैंक्स के द्वारा जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरह के हमारे जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं वो ऑफर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा टू कैटर दीज स्पेशल नीड्स विच आर दी पार्ट ऑफ मेस्लो हायरार्की, मेस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या फिर मेस्लो नीड ऑफ हायरार्की गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। उन्नति बैंक लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल वॉलेट जिसका नाम क्या है, स्विफ्ट पे, विद ग्रेट फैनफेयर। इनिशियली मार्केटिंग कॉस्ट वर वेरी हाई टू क्रिएट द अवेयरनेस। मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया गया वो बहुत ज़्यादा किया गया। आफ्टर 6 मंथ जो हम लोगों ने देखा कि भी जो ट्रांजेक्शन के वॉल्यूम है वो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, स्टिल नेग्लिजिबल है। एंड द रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बहुत ही कम है देन द ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब इस पर्टिकुलर स्विफ्ट, ये जो पे नाम का हमारा नया डिजिटल वॉलेट है, इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उससे कम रेवेन्यू हम लोगों को जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं इसके थ्रू। द प्रोडक्ट हैज़ फेल्ड टू अट्रैक्ट अ यूजर बेस डिस्पाइट हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़र बेस को अट्रैक्ट नहीं किया, हालांकि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई थी मार्केटिंग के ऊपर इसकी। अब बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन विच स्टेज इज द स्विफ्ट पे डिजिटल वॉलेट करंटली स्टक एंड व्हाट इज द मोस्ट लाइकली प्रोग्नोसिस गाइस। ठीक है, तो अभी कौन सी स्टेज में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को जो है 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो कौन सी स्टेज में अभी प्रोडक्ट है और फर्दर कौन सी किस पर्टिकुलर स्टेज की तरफ ये बढ़ सकता है अभी। तो योर ऑप्शंस आर ग्रोथ स्टेज एंड प्रोग्नोसिस क्या है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू सून बिकम प्रॉफिटेबल। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन स्टेज में अभी प्रोडक्ट, और प्रोग्नोसिस क्या है कि भी इट इज एक्सपीरियंसिंग इंस्टेंट डेथ ड्यू टू रॉन्ग मार्केटिंग और प्रोडक्ट फीचर्स। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि भी प्रोडक्ट जो है वो अभी करंटली मैच्योरिटी स्टेज में है एंड इट हैज़ रीच्ड पीक सेचुरेशन। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि भी अभी प्रोडक्ट करंटली डिक्लाइन स्टेज में है, और प्रोग्नोसिस क्या बोला जा रहा है कि भी इट इज बिकमिंग ऑब्सोलीट नाउ। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कि भी प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है। अब देखिए गाइज, 4 स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, उस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नया नया लॉन्च किया गया है। सो जो हमारे कस्टमर्स हैं दोज आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट आर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो रेवेन्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू, दैट रेवेन्यू इज लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट प्रोडक्ट। तो यही यहाँ पे बोला गया है भी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज फार लेस देन द ऑपरेशनल कॉस्ट। सो इट इज बेसिकली अ फीचर ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसके अलावा ये क्या बोल रहा है कि भी प्रोग्नोसिस क्या है, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग इंस्टेंट डेथ ड्यू टू रॉन्ग मार्केटिंग और प्रोडक्ट फीचर्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो हालांकि मार्केटिंग के ऊपर एक अच्छी खासी कॉस्ट इनकर की थी, बट स्टिल हमारे जो ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। तो इट मीन्स या तो प्रोडक्ट के फीचर्स सही नहीं है या फिर हम लोगों ने रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर ली। तो इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो सकती है अभी। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। अब अगर हम लोग इन स्टेजेस को समझें तो इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी अवेयर हो गया है, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर हो चुके हैं प्रोडक्ट के बारे में, और जो रेवेन्यू रहेगा दैट विल बी एट अ ब्रेक इवन विद द कॉस्ट इनकर्ड गाइस। मतलब जितना रेवेन्यू रहेगा उतनी ही हमारी कॉस्ट जो हम लोगों ने इनकर की होगी। अब जो मैच्योरिटी स्टेज है वहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा कॉस्ट इनकर्ड से, विच अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द प्रॉफिट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन गाइस। इसके बाद अगर हम लोग लास्ट स्टेज जैसे डिक्लाइन स्टेज की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू है वो सेचुरेशन मोड में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे जो सेल्स के वॉल्यूम है वो भी स्टेगनेंट हो जाएंगे भी। सो ये 4 स्टेजेस हैं गाइज, यहाँ से लगभग हर बार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोगों ने जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ केस स्टडी, तो आप लोगों ने ये असेस करना है कि भी
किस, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता था कि इंट्रोडक्शन स्टेज के फीचर क्या है। इंट्रोडक्शन स्टेज का ये पर्टिकुलर फीचर है जो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट इज फार लेस देन द ऑपरेशनल कॉस्ट। तो यहीं से आइडेंटिफाई हो गया कि भाई इंट्रोडक्शन स्टेज में अभी प्रोडक्ट हमारा, तो यहीं से आप लोग जो डायरेक्टली बाकी एक्शन जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट भी कर सकते थे गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान में रखना है, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है आप लोगों ने भी। नेक्स्ट इज Dhan Vriddhi Bank is about to launch a new fixed deposit scheme for senior citizens. Before the full scale launch, the product team runs a detailed analysis. This analysis focuses on projecting the scheme's financial viability, its potential impact on the bank's overall profit, and the market share it might capture from the competitors. The final analysis before launch focusing on profitability and market impact, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भी, आइडिया स्क्रीनिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, कंसेप्ट टेस्टिंग या फिर फीडबैक इनकॉर्पोरेशन. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस बोल देंगे गाइस. अब देखिए जब भी एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है. जैसे सबसे पहले हम लोगों को आइडिया जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है, उसके बाद आइडिया की स्क्रीनिंग कर दी जाती है, कंसेप्ट टेस्टिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, आफ्टर दैट हम लोगों को जो है वो बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस स्टेज देखने के लिए मिलती है, और फाइनली जो है वो प्रोडक्ट को फुल स्केल के ऊपर लॉन्च कर दिया जाता है गाइस. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि भाई धनवृद्धि नाम का बैंक है, वो एक नया फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च कर रहा है अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए. बट फुल लॉन्च से पहले वो क्या कर रहा है कि भाई डिटेल्ड एनालिसिस रन किया जा रहा है प्रोडक्ट टीम के द्वारा, जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं कि स्कीम की फाइनेंशियल वाइबिलिटी क्या है, उसके पोटेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ेगा बैंक के ओवरऑल प्रॉफिट पे, और मार्केट शेयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो दिस ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस. सबसे पहले देखिए आइडिया को जनरेट किया जाएगा. आइडिया कैसे जनरेट होता है, कस्टमर्स की हेल्प से या फिर जो बैंक के इंप्लॉइज हैं उनकी हेल्प से हम लोगों को आइडिया जनरेट होता है वो देखने के लिए मिलेगा. उसके बाद आइडिया जनरेट हो गया, अब आइडिया को स्क्रीन किया जाएगा कि भाई क्या नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन की जा सकती है. तो ये हमारा आइडिया स्क्रीनिंग का पार्ट बनता है. आफ्टर दैट कंसेप्ट टेस्टिंग. कंसेप्ट टेस्टिंग के अंदर हम लोग कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग लाने वाले हैं, तो इज दिस प्रोडक्ट enough attractive to launch in the market so that customers can be attracted. So this becomes the part of concept testing. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है दैट इज बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. अब बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर उसको लॉन्च कर देंगे तो उससे मार्केट शेयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारा जो कस्टमर बेस है वो एनहांस होगा या फिर नहीं होगा, हमारे प्रॉफिट रेशियोज किस तरह से जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलेंगे. सो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस. जब ये एनालिसिस हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपने टारगेटेड कस्टमर्स को जो है वो जो भी हमारे स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट दे दिया जाता है यूज़ करने के लिए, उनकी फीडबैक लेते हैं, उनकी फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं और फाइनली फुल स्केल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को फिर लॉन्च कर देते हैं गाइस. सो आई होप नाउ दीज पर्टिकुलर स्टेजेस आर ऑल्सो क्लियर टू यू अलॉन्ग विद द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस, ठीक है. नेक्स्ट इज Mr. Joshi, along with his wife and two unmarried children, applies for a home loan under Pradhan Mantri Awas Yojana. His annual income is 4 lakh rupees and the carpet area of the proposed house is 65 square meters. During the verification process, it is discovered कि भाई जो मिस्टर जोशी के फादर हैं who lives in a different city had purchased a पक्का house in the name of इन हिज ओन नेम 5 years ago. अब हालांकि मिस्टर जोशी का नाम कहीं भी नहीं है उन प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स में, उसके फादर के नाम पे है वो. अब नाउ बेस्ड ऑन द प्रधानमंत्री आवास योजना गाइडलाइंस व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ मिस्टर जोशीज एप्लीकेशन. अब यहाँ पे मिस्टर जोशी के रिगार्डिंग एक केस स्टडी दी गई है जो कि जिनकी एनुअल इनकम बताई गई है 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है. अब यहाँ पे वो जो है वो अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, तो व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली आउटकम, द एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड बिकॉज the existing house is not in Mr. Joshi's name. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बिकॉज अ मेंबर ऑफ द बेनिफिशियरी फैमिली दैट इज हिज फादर ओन्स अ पक्का हाउस. ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, द एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड बट विद द रिड्यूस्ड सब्सिडी एज द कारपेट एरिया एक्सीड्स द लिमिट. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड ओनली इफ मिस्टर जोशी इनकम इज रीअसेस्ड टू फॉल अंडर EWS गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई जो हमारे बेनिफिशियरीज रहते हैं उनको इनकम के बेसिस के ऊपर जो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है. अब जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं उन बेनिफिशियरी की जो फैमिली है जिसके अंदर उनके मदर, उनके फादर, अनमेरिड सन, ठीक है, अनमेरिड सन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ये उनकी फैमिली का पार्ट बनते हैं. तो ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं इनमें से किसी के भी नाम पे भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, पक्का घर नहीं होना चाहिए.
तभी एक इंडिविजुअल को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो है वो लोन दिया जा सकता है घर बनाने के लिए गाइस। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर। अब जो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी जो इनकम के बेसिस के ऊपर बेनिफिशियरीज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई वो कैसे रहती है, देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1, इसके अलावा मिडिल इनकम ग्रुप 2 हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक देखने के लिए मिलती है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। 3 से 6 लाख तक जिनकी इनकम है उनको लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी का पार्ट हम लोग उन इंडिविजुअल को मानेंगे जिनकी इनकम हम लोगों को जो है वो 6 से 12 लाख के बीच में देखने के लिए मिल रही है, और ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 12 से 18 लाख के बीच में उनको मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट माना जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करके जाना है इसको, और इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा जैसा आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, मोर और लेस इसी फॉर्मेट में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज Rohan seeks an education loan of 9 lakh rupees for a 4-year engineering course. His father will be a joint borrower. The bank approves the loan with the following terms. Your statements are: the loan will cover tuition fee, lodging and book purchases. Rohan's family must provide collateral security. The future income of Rohan will be assigned to the bank. A third party guarantee is required for the loan. Which of the above term are correct as per the standard education loan guidelines for a 9 लाख रुपीज लोन गाइस। अब देखिए एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नाउ दिस इज अनदर वेरिएंट ऑफ केस स्टडी जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड आप लोगों को जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी गाइस। सो योर ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4 गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर भाई? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 and 3 गाइस। अब देखिए एजुकेशन लोन के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई अगर 9 लाख रुपए तक का हम लोगों को जो है वो यहाँ पे लोन देखने के लिए मिलता है कि जो लोन लिया जा रहा है रोहन के द्वारा वो 9 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है। अब हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन, 1, 2, 3 आर करेक्ट, कि भाई देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बोल रही है थर्ड पार्टी गारंटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन। थर्ड पार्टी जो गारंटी हम लोगों ने देखी है वो थर्ड पार्टी गारंटी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जब भी हम लोगों को जो लोन का अमाउंट है वो 9 लाख रुपए से कम देखने के लिए मिलता है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि 9 लाख रुपए का अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है भी जो लोन है उसके थ्रू ट्यूशन फी, लॉजिंग और बुक को परचेज किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रोहन की फैमिली को कोलेट्रल सिक्योरिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी, और जो फ्यूचर इनकम है रोहन की दैट विल बी ऑल्सो असाइंड टू द बैंक, कि भाई कल को जब ये इंजीनियरिंग का कोर्स करके रोहन निकलेगा तो उसकी जो इनकम आएगी उसके थ्रू जो है इस एजुकेशन लोन को रीपे किया जाएगा भी, ठीक है। सो दिस इज वाई कि भाई यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही बन जाएगा, थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड नहीं होगी इस पर्टिकुलर लोन के लिए बिकॉज लोन अमाउंट इज 9 लाख रुपीज गाइस, ठीक है। So I hope now this thing is clear to you all. Next is a loan account of rupees 50 lakh at Progress Bank becomes an NPA 15 months ago. It was classified as doubtful one asset 3 months ago. The primary security is machinery. The current realizable value of this machinery is estimated to be only 4 lakh rupees. Based on the current scenario, what is the correct classification of this loan account? अब देखिए गाइज यहाँ पे हम लोगों को जो है वो एनपीए देखने के लिए मिल रही है टर्म, दूसरी यहाँ पे डाउटफुल वन एसेट देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ठीक है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक एसेट को कब डिक्लेयर कर दिया जाता है? जब उस लोन अकाउंट के थ्रू हम लोगों को किसी भी तरह की प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव होता हुआ नहीं देखने के लिए मिलता है फॉर 12 मंथ गाइस, ठीक है। 12 महीने तक अगर किसी भी तरह की पेमेंट नहीं आती है तो उस केस में हम लोग उस अकाउंट को क्या बोल देते हैं? एनपीए अकाउंट बोल देते हैं अभी। अब जब 12 महीने से ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा रीपेमेंट आते, मतलब रीपेमेंट ना आए हुए, किसी भी तरह की रीपेमेंट नहीं आ रही है फॉर मोर देन 12 मंथ, तब हम लोग उस एसेट को क्या बोल देते हैं? डाउटफुल एसेट बोल देते हैं गाइज। अब डाउटफुल एसेट को भी हम लोग जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3 एसेट गाइज। डाउटफुल 1 एसेट की कैटेगरी में कब डाल दिया जाएगा एक एसेट को? जब वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहेगा फॉर 12 मंथ टू 12 मोर देन 12 मंथ गाइस, ठीक है। और अगर डाउटफुल 2 एसेट की कैटेगरी में डालना है तो 12 मंथ टू 3 ईयर्स तक अगर वो एसेट डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है तो उसको डाउटफुल 2 एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे, डाउटफुल 3 एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे जब मोर देन 3 ईयर्स तक वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रह रहा है अभी, ठीक है। तो ये मैंने एनपीए और डाउटफुल एसेट के बारे में बता दिया आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लोन अकाउंट? ये जो यहाँ पे सिनेरियो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग उसको हम लोगों को जो है वो क्या क्लासीफाई करना चाहिए? इट शुड रिमेन डाउटफुल 1 एज द एनपीए पीरियड इज
is between 12 to 24 month. It should be upgraded to substandard asset as the security still have some value. It should be classified as a loss asset because the realizable value of the value is less than 10% of the outstanding. It should be classified as doubtful too as the NPA period has crossed 12 month. What should be the right answer here? The right answer will be option number, हम लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज इट इज क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट बिकॉज द रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग. अब यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 50 लाख. हम लोगों को जो है लोन का अमाउंट कितना देखने के लिए मिल रहा है? 50 लाख. जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी के तौर पे दी गई थी वो क्या था? मशीन थी. अब रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है इसकी? 4 लाख है. तो 50 लाख का हम लोगों को अगर 10% लें तो 5 लाख बनता है. ठीक है, हम लोगों को इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 5 लाख से भी कम, दैट इज 4 लाख यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है. सो दैट इज वाई दिस एसेट विल बी डायरेक्टली क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट बिकॉज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोई भी एसेट जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर उसकी जो हम लोगों को आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, उसकी जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू का अगर लेस देन 10% हम लोगों को रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है तो उसको स्ट्रेट अवे हम लोग जो है लॉस एसेट में कैटेगराइज कर देते हैं अभी. तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस आप लोगों के लिए. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट वन. नेक्स्ट इज National Bank filed a case in the DRT, that is a debt recovery tribunal, for a recovery of 10 crore from XYZ manufacturers. The DRT passed an order in the favor of the bank. अब जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसने बैंक के फेवर में जो है वो डिसीजन दे दिया कि भाई हाँ आप रिकवर कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो XYZ मैन्युफैक्चरर है उसको लगता है कि भाई जो DRT के ऑर्डर्स हैं दोज आर लीगली फ्लॉड और वो मिस इंटरप्रिटेशन के बेस पे वहाँ पे जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं ऑर्डर्स. अब व्हाट इज़ द करेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड लीगल एवेन्यू अवेलेबल फॉर द XYZ मैन्युफैक्चरर टू चैलेंज दिस DRT ऑर्डर. अब ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर रिलीज किए गए हैं, ठीक है, इनको किस तरह से जो है चैलेंज किया जा सकता है इस XYZ मैन्युफैक्चरर के द्वारा? ही कैन फाइल अ रिट पिटिशन टू इन द हाई कोर्ट, ही कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, ही कैन फाइल एन अपील विद द डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, he can file a review petition with the same DRT as it cannot review its own orders. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C because हम लोग जानते हैं guys कि जब भी एक इंडिविजुअल फर्म को या फिर इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि भाई जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो किसी भी तरह से बायस्ड है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में वो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है अप्रोच कर सकता है, बट ओनली आफ्टर पेइंग द 50% ऑफ द ड्यू. गाइस 50% ऑफ ड्यूज उसको पे करने पड़ेंगे तभी वो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो अपील कर पाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है भाई. नेक्स्ट इज अब केस स्टडी बेस्ड, यहाँ पे सेपरेट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है. मिस्टर आलोक वर्मा जिनकी एज 40 ईयर्स है और मिसिस सुनीता वर्मा जिनकी एज 38 ईयर्स है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अप्रोच करते हैं एट वेल्थ श्योर बैंक. ठीक है, दे हैव 2 चिल्ड्रन जिनकी एज 12 साल और 8 साल देखने के लिए मिल रही है. अब जो मिस्टर वर्मा है ही इज़ अ मिड लेवल मैनेजर इन एन IT कंपनी और जो मिसिस वर्मा है शी इज़ अ स्कूल टीचर. जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो शेड्यूल करते हैं मीटिंग विद वर्माज फैमिली और इसी मीटिंग के दौरान वो जो है वो गैदर करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट मिस्टर वर्माज मंथली सैलरी, मिसिस वर्माज इनकम, देयर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस, उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट PPF में कितनी है और कुछ फ्यू म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है. इसके अलावा होम लोन बैलेंस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना देखने के लिए मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर लेते हैं. कौन? जो कि यहाँ पे मिड लेवल मैनेजर है, सॉरी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है यहाँ पे भी, जिस फाइनेंशियल एडवाइजर को अप्रोच किया गया था आलोक वर्मा और मिसिस सुनीता वर्मा के द्वारा. सो दिस इज अ केस स्टडी गाइज. नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी the initial step conducted by the financial advisor is formally known as identifying the financial goals, designing a customized solution, assessing the current financial situation of the client, implementing the financial strategies. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is assessing the current financial situation of the client. अब देखिए guys यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भी जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके द्वारा मिस्टर वर्मा की मंथली सैलरी, मिसिस वर्मा की इनकम, उनके मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियल कंडीशन को चेक किया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग होम लोन बैलेंस. तो ये क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको असेस किया जा रहा है. एक्चुअल में जो वेल्थ मैनेजमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वहाँ पे हम लोगों को जब भी वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट को असेस किया जाता है. उसके बाद हम लोग जो क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई
क्या करना चाहते हैं इस फंड के साथ में, क्या वो हाई रिस्क विद हाई रिटर्न चाहते हैं या फिर लो रिस्क विद स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल गोल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इन फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइज सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, और फिर फाइनली वो कस्टमाइज सॉल्यूशन को हम लोग जो है इंप्लीमेंट कर देंगे बाय यूजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज गाइस। आफ्टर दैट जो फाइनल स्टेप रहता है दैट इज मॉनिटरिंग, कि भाई जो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अगर वो वेरी कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि क्यों वो वेरिएशन आ रही है गाइस। सो ये मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज जब भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग क्लाइंट्स को, वहां पे फॉलो होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन गाइस। नेक्स्ट इज Mr. Amit Sharma and Mrs. Neha Sharma takes a joint home loan of rupees 60 lakh to purchase their first house. The property is registered with 60% ओनरशिप शेयर ऑफ मिस्टर शर्मा और 40% जो शेयर है वो मिसिज शर्मा का है। इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है दैट इज 3 लाख रुपीज और जो इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज ऑफ रुपीज 4 लाख। एज पर द टैक्स रूल फॉर द ज्वाइंट होम लोन्स के केस में जो टैक्स रूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे what is the maximum amount of interest payment that Mr. Amit Sharma can claim as a deduction under section 24 for this financial year guys. So section 24 of the income tax act 1961 के अकॉर्डिंग कितने अमाउंट की जो डिडक्शन है वो क्लेम की जाती है, ठीक है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, 1,20,000, 1,60,000, 2 लाख या फिर 4 लाख रुपीज गाइज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2 लाख रुपीज गाइज। अब देखिए सेक्शन 24 के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई अगर ज्वाइंट होम लोन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो होम लोन लिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिस्टर अमित शर्मा और मिसिज नेहा शर्मा जी के द्वारा जो है ज्वाइंट होम लोन लिया गया है 60 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भी जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी, इंटरेस्ट की पेमेंट जो की जाएगी इस लोन के ऊपर, उसके अगेंस्ट जो मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम की जा सकती है दैट कैन बी ऑफ रुपीज 2 लाख गाइज। और सेक्शन 24 जो पर्टिकुलरली डील करता है विद द इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक्स को इन केस ऑफ होम लोन्स गाइस, ठीक है। तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 2 लाख रुपए है अभी, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज Mr. Gupta has a credit card outstanding of rupees 2 lakh at an annual interest rate of 18%. He is considering not paying this debt. अब वो इस डेट को पे नहीं कर रहे हैं। If he does not make any payment, approximately how long it will take for his debt to double to 4 lakh using the rule of 72 guys. सो योर ऑप्शंस आर 3 years, 4 years, 5 years या फिर 6 years। तो हम लोगों को जो है वो अलग अलग तरह के रूल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो रूल ऑफ 72 है ये हम लोगों को बेसिकली बताता है कि अमाउंट जो कितने टाइम में डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो करंट आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए से डबल होकर 4 लाख रुपए कितने टाइम में हो जाएगा ये हम लोग निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 72। अब देखिए ये जो रूल ऑफ 72 है इसके थ्रू जब भी आप लोगों ने अमाउंट ये टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, 72 को सिंपली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे डिवाइड कर देंगे। 18% है तो 18 डिवाइडेड बाय 4, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लोगों को ये सिंपल सा कंसेप्ट पता है गाइस, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मिस्टर कपूर वांट्स टू क्रिएट अ कॉर्पस फॉर हिज न्यू बॉर्न डॉटर्स हायर एजुकेशन एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 50 लाख इन 18 ईयर्स, ठीक है। ही इज कंसीडरिंग 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब वो 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। पहली ऑप्शन क्या है, अब वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी जाए आज। दूसरी ऑप्शन क्या है कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान की के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा फिक्स्ड अमाउंट एनुअली फॉर 18 ईयर्स और जो एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 9% हियर। अब दिस इज अ केस स्टडी गाइस। नाउ व्हाट इज द लमसम अमाउंट डज मिस्टर कपूर नीड टू इन्वेस्ट टुडे अंडर ऑप्शन ए टू अचीव दिस टारगेट। अगर वो ऑप्शन ए को ऑप्ट करते हैं कि भाई टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको आज जो है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट 18 साल के बाद उनको जो है ये अमाउंट रिसीव होगा इस। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से बेसिकली पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पूछ रहा है गाइस। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अगर आप लोगों को आता है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू आप लोगों को कितनी चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + r। r की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को कितना देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे
वन 0.9 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, रेज टू द पावर n कितने टाइम पीरियड के लिए, 18 साल के लिए। सिंपली इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर, दैट इज 9,87,800 रुपीज़। उसको अगर आज अगर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मिस्टर कपूर, तो 18 साल बाद वो 50 लाख रुपए हो जाएंगे भी। तो सिंपली आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, और ये क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बैंक परचेजेज अ न्यू सर्वर सिस्टम फॉर इट्स डेटा सेंटर, द सिस्टम कॉस्ट 8 lakh rupees. The estimated useful life of the server is 5 years, after which it is expected to have a salvage value of 1 lakh rupees. So under the straight line method, what will be the annual depreciation expense for the server? अब यहाँ पे जो annual depreciation आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला गया है आप लोगों से कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे भी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जब भी आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है तो c माइनस एस डिवाइडेड बाय n, c क्या है कॉस्ट, s क्या है सेल्वेज वैल्यू। अब गाइस सेल्वेज वैल्यू क्या होती है कि जब यूजफुल लाइफ के बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती रह जाती है उसको बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू। तो दोनों तीनों फिगर्स आप लोगों के पास गिवन है यहाँ पे भी। कॉस्ट कितनी है, 8 लाख रुपए है कॉस्ट यहाँ पे आप लोगों के पास, ठीक है। इसके अलावा सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए सेल्वेज वैल्यू है, ठीक है गाइस। इसके अलावा डिवाइडेड बाय n, n कितना है यहाँ पे 5 ईयर्स। सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1,40,000 गाइस। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड का, इसके थ्रू आप लोग जो है इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज Progress Bank purchases new servers for its digital banking division at a cost of 15 lakh. The bank uses its written down value method for a depreciation at a rate of 30% per annum. What will be the book value of the server at the end of third year guys? So your options are 3,67,500, 4,41,000, 5,14,500, 5,88,000 गाइस, ठीक है 5,88,000। सो कितनी जो बुक वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू हम लोग जानते हैं कि भी किस तरह से हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, c इंटू 1 माइनस पी रेज टू द पावर n गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे c हम लोगों को क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है गाइस, ठीक है। 1 माइनस पी, पी क्या हो जाएगा जिस रेट के ऊपर डेप्रिशिएट हो रही है 30%, तो 0.30 इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। रेज टू दी पावर n, n क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड आफ्टर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे। सिंपली जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों के पास वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ द सर्वर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर गाइस, मतलब 3 साल के बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी डेप्रिशिएट होने के बाद भी। तो सिंपली इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगी भी। नेक्स्ट इज केस स्टडी आप लोगों के सामने, मिस्टर शर्मा अ 68 year old retirement government officer owns a fully paid up house in Delhi worth rupees 1.5 crore. His pension is insufficient to cover his medical expenses and maintain his lifestyle. He approaches a bank seeking a financial solution where he can get a regular monthly income without having to leave his house. अब ये जो मिस्टर शर्मा है वो चाह रहे हैं कि भाई उनको जो एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाए जिसमें उसको रेगुलर मंथली पेमेंट जो मिलती रहे, बस उनको अपना घर वहाँ से जो है छोड़ना ना पड़े, मतलब घर की ओनरशिप उनकी रहे भाई, ठीक है। सो इस ये आप लोगों के जो है वो सामने केस स्टडी दी गई है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मिस्टर शर्मा? मिस्टर शर्मा के लिए मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट क्या ऑफर किया जाता है? अ स्टैंडर्ड होम लोन, अ रिवर्स मॉर्टगेज लोन, अ पर्सनल लोन या फिर अ होम इंप्रूवमेंट लोन गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी रिवर्स मॉर्टगेज लोन। अब गाइस देखिए रिवर्स मॉर्टगेज लोन जो है वो पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, इन सीनियर सिटीजन के लिए जो लॉन्च किया जाता है सो दैट ये पर्टिकुलर जो भी इनका अपना घर है जो जहाँ पे ये खुद रह रहे हैं उस घर के अगेंस्ट इनको जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस रिवर्स मॉर्टगेज लोन, जहाँ पे इनको जो है वो बैंक के तरफ से जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी इनको रीपेमेंट नहीं करनी रहती है भाई। इनको जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमाउंट की जो है वो रीपेमेंट नहीं करनी रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल लोन के केस में हम लोगों को देखने के मिलता है ना कि रीपेमेंट करनी है भाई, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू रीपेमेंट करनी है, वैसा इस रिवर्स मॉर्टगेज लोन में देखने के लिए नहीं मिलता है। रीपेमेंट जो है वो तभी देखने के लिए मिलेगी हम लोगों को जब ये इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी या फिर ये घर छोड़ के चले जाते हैं गाइस, ठीक है। तो दिस इज रिवर्स मॉर्टगेज लोन बिकॉज यहाँ पे इनको ये क्या कर रहे थे, अपने मेडिकल एक्सपेंस वगैरह को बियर नहीं कर पा रहे थे, तो इनको एक रेगुलर मंथली इनकम भी रिवर्स मॉर्टगेज लोन के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी और उनके हाउस की ओनरशिप भी इनके पास रहेगी गाइस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन।
नेक्स्ट इज अंडर दिस अरेंजमेंट हाउ विल द लोन टिपिकली बी रीपेड, किस तरह से लोन रीपे किया जाएगा। मिस्टर शर्मा विल पे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट टू द बैंक, द लोन विल बी रीपेड फ्रॉम मिस्टर शर्माज पेंशन इनकम, द लोन विल बी रीपेड बाय मिस्टर शर्माज हेयर आफ्टर द डेथ और फ्रॉम द सेल proceed of the property if he moves out permanently, the loan amount is waived after 15 years. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is जो लोन की अमाउंट है उसको रीपे कब किया जाएगा, या तो उस जो मिस्टर शर्मा है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो उस घर को छोड़ के जो है परमानेंटली चले जाते हैं, उसको सेल कर देते हैं गाइज, तभी जो लोन को रीपे किया जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर। नेक्स्ट इज मिस्टर कपूर जिनकी एज 78 ईयर्स है, उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू देखने के लिए मिल रही है 90 लाख रुपीज़। द बैंक ऑफर्स एन LTVR ऑफ 65%, शी प्रेफर्स एनुअल डिसबर्समेंट फॉर 8 ईयर्स। जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 8% का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो डिटरमाइन द एनुअल इंस्टॉलमेंट मिस्टर कपूर विल रिसीव। अब यहाँ पे जो मिस्टर कपूर हैं जो कि यहाँ पे रिवर्स मॉर्गेज लोन के थ्रू जो अमाउंट रिसीव करेंगे बैंक से, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट वो रिसीव करेंगे। सो योर ऑप्शंस आर 587 420 623 150 675 880 712 540। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 623 150। अब देखिए गाइज अगेन यहाँ पे अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी प्रेजेंट वैल्यू रहती है उसको हम लोग जो है वो LTVR क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब कितना अमाउंट जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा, दैट इज 65% यहाँ पे दिया गया है, इंटू आई दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 1 + i रेज टू द पावर n गाइस, ठीक है, इंटू 1 + i रेज टू द पावर n भाई। तो यहाँ पे PV की वैल्यू आप लोगों के पास जो प्रेजेंट वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 90 लाख रुपीज गिवन है गाइस, ठीक है। LTVR आप लोगों के पास जो 0.65 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, इंटू आई इज 8 इंटू 1 + 8 रेज टू द पावर, यहाँ पे n-1 हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, ठीक है। सो 1 + i रेज टू, जब यहाँ पे हम लोग n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 8 ईयर्स यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज जब हम लोग जो पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा, विच विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि मिस्टर कपूर जो है रिसीव करेंगे गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट मिसिज पटेल परचेज्ड शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2008-9 फॉर ₹8 लाख, शी सोल्ड देम इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फॉर 50 लाख। तो यहाँ पे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2008-9 है वो 137 है और फॉर 2022-23 इज 331। व्हाट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? योर ऑप्शंस आर 8 लाख, 19,32,847, 22,45,255, 25,67,800। सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लोगों को निकालना है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि आप लोगों को निकालनी है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारी कॉस्ट है, जो परचेज्ड कॉस्ट है उसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये CII क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है गाइस, ठीक है। सो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ सेल, जब इसको सेल किया गया, कब सेल आउट किया गया है, 2022-23 में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो है वो फॉर द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ परचेज, कब परचेज किया गया था, 2008-9 में, जिसकी CII की वैल्यू 137 गिवन है यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारी कॉस्ट है, मिस्टर पटेल ने जो परचेज किए थे शेयर्स वो 8 लाख रुपए में किए थे और उसने सोल्ड किया इनको 50 लाख रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछी जा रही है, तो यहाँ पे 8 लाख हम लोग जो है वैल्यू पुट ऑन कर लेंगे भाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एट द टाइम ऑफ सेल कितना है 331, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एट द टाइम ऑफ परचेज कितना है 137। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब आप लोग जो सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आ जाएगी। सो गाइस देखिए, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूलाज आते होने चाहिए, तभी आप लोग जो है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को जो ये फिगर आउट करना आना चाहिए कि भाई आप लोगों के लिए जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है और इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को स्किप कर देना है गाइज। तो आप लोग जो है ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, जब भी आप लोगों को जो है वो कोई बहुत बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो अगर बहुत बड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें काम की इन्फॉर्मेशन बहुत कम होगी आप लोगों के। बाकी
बिल्कुल ऐसे फालतू इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है, सो दैट जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएं या फिर वो पैनिक कर जाएं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख करके। सो इट इज़ ऑल्सो अ माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर समटाइम्स गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने जो था वो यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन गाइस, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो है लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं गाइज। जहाँ पे सुपर क्रैश कोर्स में चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि बैंकर कैप्सूल कोर्स के थ्रू आप लोगों के जो कंपोनेंट है उनके जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर किया गया है गाइज। तो यहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइज, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई ये जो कोर्सेज हैं इनके आप लोगों को सिंगल कंपोनेंट के लिए कोर्सेज चाहिए, जस्ट सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह से जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल सुपर क्रैश कोर्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द मास्टर कोर्सेज फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स गाइस, ठीक है। तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात। बट अगर आप लोगों को लगता है कि भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप लोगों को इवैल्यूएशन करनी है अपनी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू योर RBWM कंपोनेंट एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।